नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हमारे यहां अभी भी घर खरीदना सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल माना जाता है और जब बात मुंबई में घर खरीदने की हो तो काफ़ी बड़ी बात इसको माना जाता है, क्योंकि यहां अपने रहने के लिए आशियाना बनाना आसान नहीं होता। लेकिन इस साल कोविड के बावजूद कि रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने मुंबई में अपना घर वाला सपना जो है वो पूरा कर लिया है। जी हाँ, मुंबई प्रॉपर्टी बाजार में रौनक लौट आई है। यकीन नहीं आता आपको? तो ये रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है और अगर ये सपना मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी में अपना आशियाना बनाने का हो तो कहना ही क्या। सपनों के इस शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा ही आसमान छूती रही हैं, लेकिन बीते एक दशक में पहली बार मुंबई में प्रॉपर्टी बिक्री ने 1 लाख के आंकड़े को छुआ है। ये इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि लोग स्टैंप ड्यूटी पर मिल रही छूट खत्म होने के बाद भी घर खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के आने से पहले इस सेक्टर में मंदी चल रही थी। कोरोना ने इस सेक्टर को बेदम कर दिया था। आलम ये था कि जानकारों को लगने लगा था कि इस सेक्टर को मंदी से उबरने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। दिसंबर 2020 के शुरुआती 3 हफ्तों में मुंबई में करीब 11,000 घरों की रजिस्ट्रेशन हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। दरअसल 26 अगस्त 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती का फैसला लिया। सरकार ने स्टैंप ड्यूटी को 5% से घटाकर 2% कर दिया, जिसके बाद घरों की बिक्री ने तेजी पकड़ी, जो 2021 में भी लागू रही। अगस्त 2020 में 2642 घरों के रजिस्ट्रेशन के मुकाबले इस साल यानी अगस्त 2021 के महीने में 6784 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ, वो भी तब जब कम स्टैंप ड्यूटी स्कीम को सरकार की तरफ से मार्च में खत्म कर दिया गया। इस साल बिक्री की बात करें तो सबसे ज्यादा बिक्री साल के शुरुआती 4 महीनों में हुई, जो साफ तौर पर कम स्टैंप ड्यूटी का परिणाम था। वहीं बीते 3 सालों में ओवरऑल घरों की बिक्री की बात करें तो रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक इससे पहले 2018 में 80,786 यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2019 में 67,863 और 2020 में 65,272 घर बिके। 2021 में अब तक 1 लाख घरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस आंकड़े को छूने के साथ ही प्रॉपर्टी बिक्री ने प्री कोविड के लेवल को पार कर लिया है। आपको बता दें कि इस साल दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में 5553 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि नवंबर में 7582 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बिक्री दर नवंबर 2019 के मुकाबले 36% ज्यादा है। वहीं कीमत की बात करें तो इस साल बिकने वाले घरों में 58% 1 करोड़ से कम कीमत के हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में आई इस तेजी के चलते राज्य के खजाने को स्टैंप ड्यूटी शुल्क से 549 करोड़ रुपए और 421 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। रियल एस्टेट के जानकारों की माने तो प्रॉपर्टी मार्केट में आई इस तेजी में सस्ते होम लोन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वर्तमान में लगभग सभी बड़े बैंक औसतन 6.7% की दर से होम लोन दे रहे हैं। होम लोन रेट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग ने भी लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन वेरिएंट से इस पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो क्लियरली देखा आपने, मुंबई करों में तो घर खरीदने की होड़ लगी हुई है, लेकिन क्या राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है या वहां मौसम की तरह रियलिटी सेक्टर के हालात भी बदले हुए हैं? शो पर ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्या अब मौका आ चुका है घर खरीदने का? क्या है असली वजह रियल एस्टेट में निवेश की? क्या जरूरी है घर खरीदना या किराए पर रहना है समझदारी? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। मैजिक ब्रिक्स के रिसर्च एडिटोरियल हेड सिद्धार्थ गोयल, हमारे साथ है रेसिडेंशियल भारतीय अर्बन और बेस्ट सेलिंग ऑथर अश्विन आर सिंह और पर्सनल CFO.in के CEO सुशील जैन। आप तीनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ये जो खरीदारी या रजिस्ट्रेशन के आंकड़े सामने आए हैं मुंबई में घरों को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि बीता 1 साल क्योंकि काफी शांत रहा,
तो एक तरह की पेंट अप डिमांड है जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है। रजिस्ट्रेशंस के जो आंकड़े हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि रिकॉर्ड तोड़ हैं, इसमें से कितने पुराने रिकॉर्ड हैं, कितने नए शामिल हुए हैं, थोड़ा सा मुझे बारीकी से समझाएं कि ये किस तरह की डिमांड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो डिमांड है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स है। इसमें डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ पेंट अप डिमांड भी है, क्योंकि एक साल तक मार्केट्स जो है डिप्रेस थे, आई मीन नॉन एग्जिस्टेंट थे, ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते थे। लेकिन उसमें वो सिर्फ एक ही पहलू है। दूसरे पहलू ये है कि क्योंकि मार्केट्स बंद थे, ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे थे, तो कई डेवलपर्स को जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने जो है अपने प्राइसेस जो है उनको भी कम किया। क्योंकि अब तक जो है हम लोग देख रहे थे प्री कोविड में जो हो रहा था कि कई जगहों पे आई मीन मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं करूंगा, ये प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया हो रहा था कि जहां पे भी कोई इन्वेंट्री थी जिसको डेवलपर्स नहीं बेच पा रहे थे, तो मार्केट वो लोग अपना जो अपफ्रंट प्राइस है उसको कम नहीं बता रहे थे। वो उसके साथ में प्रोजेक्ट के साथ में, फ्लैट के साथ में जो है आपको कुछ ना कुछ हिडन बेनिफिट्स दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम आपका किचन पूरा करके दे देंगे, आपको कार पार्किंग फ्री मिल जाएगी, या आपका रजिस्ट्रेशन हम फ्री करवा देंगे, स्टैम्प ड्यूटी वो करवा देंगे। तो उस हिसाब से हिडन कॉस्ट जो है, हिडन बेनिफिट्स वो ऐड कर रहे थे। लेकिन जो हमने देखा है पिछले एक साल में कि कई जगहों पे जो है डेवलपर्स को, क्योंकि कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो रहा था और उनको प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ा, तो उन्होंने प्राइसेस भी कम किए। तो ये भी कुछ कॉम्बिनेशन था जिसके कारण सेल्स हुए हैं। प्लस ऑफ कोर्स एक बात जो मुझे जहां तक मैंने देखा है और मैंने कई लोगों से पूछा भी है कि कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट की बुकिंग कर ली, लेकिन जैसे ही स्टैम्प ड्यूटी कट आया उसका जो है आपको सीधा सीधा उसका जो है फायदा मिल रहा था। तो इसलिए कई बायर्स ने जो है जाके अपने प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर भी करा ली, जो उन्होंने बुकिंग की थी उसका भी उन्होंने जो है उसको एक्चुअल बुकिंग को कन्वर्ट करके उसको उन्होंने अपने अग्रीमेंट्स रजिस्टर करा लिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके कारण हमने जो है देखा है कि पूरी जो वॉल्यूम बढ़ी है रजिस्ट्रेशन की, वो इन कारणों से बढ़ी है। अश्विन जी, सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इन्वेंट्रीज पाइल्ड अप थी, ये तो बहुत पुरानी बात है मेरे ख्याल से। क्या ये वजह रही है कि हमने डिमांड में इजाफा देखा है? स्टैम्प ड्यूटी तो खत्म हो गई थी जो छूट मिल रही थी मार्च में, उसके बाद भी हमने देखा है रजिस्ट्रेशन के आंकड़े लगातार बढ़ते ही रहे हैं। या इसमें एक और एंगल है इंटरेस्ट रेट कम होने का भी, जो कि रिकॉर्ड लो स्तर पर है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दो तीन चीजें हैं। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उससे मोमेंटम बना। अगर आप सेल्स देखते हैं, जितनी भी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री थी जो नहीं मूव हो रही थी, जो लोग किराए पर थे, जो लोग अपग्रेड करना चाहते थे, जो छोटे घरों में थे, इसीलिए आप बॉम्बे में बहुत सेल्स देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप दोनों कपल काम कर रहे हैं और आप एक 2 बेडरूम घर में रहते हैं विद एक्सटेंडेड फैमिली, आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो तब एक अहमियत बनी कि घर होना चाहिए, शायद एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए, और लोगों को रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री चाहिए थी। बॉम्बे में सबसे ज्यादा रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री थी, और वो इन्वेंट्री सबसे पहले निकली है। अगर आप एनालिसिस करेंगे, जो 1 लाख घर बिके हैं, इसमें से अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी घर वो हैं जिसके अंदर आप खरीद कर अंदर जा सकते थे और रह सकते थे घर के अंदर। ये एक डेवलपर को भी बहुत फायदा हुआ इसका, बिकॉज ये जो इन्वेंट्री थी ये स्टकअप थी। इंटरेस्ट रेट कम हुए। एक और चीज जो कोविड में हुई, जो बहुत लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि कोविड के दौरान लोगों के खर्चे भी कम हुए। जो सैलरीड क्लास थी उनके खर्चे कम हुए। और एक डेटा रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहां पर लोगों ने 7 से 8 हजार मिडिल क्लास इनकम ग्रुप की 7 से 8 हजार मंथली सेविंग जो है बची। 7 से 8 हजार मंथली सेविंग का मतलब है कि वो कम से कम नहीं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कितना लोन लेते हैं और आपकी कितनी ईएमआई बढ़ती है, तो एक ईएमआई कम थी, ऊपर से सेविंग थी। सो लोगों को उसका भी बहुत फायदा हुआ। सो ये बेसिकली 3-4 चीजें हैं जो साथ आई। एक तो एंड यूजर आया, अपने घर की अहमियत लोगों को समझ आई। जो मिलेनियल था उसको अपने घर की अहमियत समझ आई, उसको किराए के घर से अपने घर में जाना था, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके साथ साथ लोग रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री के अंदर जाना चाहते थे, वो अवेलेबल थी। स्टैम्प ड्यूटी कम हुई, आधी स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम की, आधी स्टैम्प ड्यूटी डेवलपर्स ने कम कर दी। तो एक तरह से स्टैम्प ड्यूटी 6-7% का डायरेक्ट फायदा बायर को हो गया।
जो अभी पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है, एंड उसके बाद सेविंग्स भी बढ़ गई। तो ये, और रियल एस्टेट एक मोमेंटम की चीज होती है। जब कई बार लोग पॉजिटिव बातें करनी शुरू कर देते हैं कि मैंने घर खरीदा है, मैंने भी घर खरीदा है, मैंने भी घर खरीदा है, देन पीपल स्टार्ट बाइंग देयर हाउसेस। सो पिछले 4-5 साल में मोमेंटम डाउन था, इसीलिए वो गर्मी नहीं थी रियल एस्टेट के अंदर। बट अभी जो एक स्टेप था स्टैंप ड्यूटी कम करने का, उसके साथ डेवलपर्स ने स्टैंप ड्यूटी कम की, होम लोन रेट्स 6.5% और 7% के बीच में आ गए, EMIs कम हो गई, थोड़ा होम लोन कंपनीज का भी योगदान रहा। तो गवर्नमेंट, होम लोन कंपनीज, आपकी सेविंग और डेवलपर्स, जब ये चारों ने इकट्ठे एक ही चीज के ऊपर काम किया कि घर खरीदना कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहती हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने एक पॉइंट बहुत हाईलाइट किया अच्छे से कि लोगों जो रेंट पे रह रहे थे उन्हें लगा कि उनके पास खुद का घर होना चाहिए। सुशील जैन जी, एक हमने लाइफस्टाइल शिफ्ट होते हुए देखा। वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा कल्चर अब कोविड के चलते हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो चुका है जो कि लंबे समय तक, आने वाले वक्त तक भी हमारे साथ हो सकता है रहे। अब तक तो आंकड़े यही कहते हैं, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि वर्क फ्रॉम होम इज हियर टू स्टे। ठीक है, तो सुशील जैन जी मुझे ये बताएं कि जो अश्विन जी बोल रहे थे कि लोगों की सेविंग्स बढ़ी है, देखिए घर खरीदना ऐसा कोई सपना नहीं है जो आपने रात को ख्वाब देखा और सुबह उठ के घर खरीद लिया। ठीक है, आपको प्लानिंग करनी होती है। यहाँ पर आप 20, 25, 30 साल की EMI की बात करते हैं। अभी अगर आपने मौजूदा समय में सेविंग कर रखी है तो अभी भी ऐसा नहीं है कि आगे चल के आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे और हमेशा आप इस खर्च कटौती मोड में रहेंगे। बचत आपकी कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, तो इसकी प्लानिंग की जरूरत है। कोविड के दौरान ऐसा क्या हुआ जो तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि लोगों ने बचत करनी शुरू कर दी, तो इसीलिए उनको लगा कि घर खरीद सकते हैं, अपने घर में सुधार कर सकते हैं, अपने घर में एक वर्क स्पेस बना सकते हैं। फाइनेंशियल बिहेवियर में हमने क्या बदलाव देखा? जी बिल्कुल, कोविड के बाद जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है और सेविंग का पैटर्न है काफी चेंज हुआ है। और जहां तक घर की बात है, यस, रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इनफैक्ट पहले छोटे घर में भी चल जाता था, बट बिकॉज जैसे कि अभी कहा मेरे पार्टनर ने कि 2 लोग अगर एक साथ काम करना हो और दोनों वर्किंग हो घर पे, तो वो नीड भी एक्वायर हो चुकी थी कि अभी अब जरूरत हो गई है घर की, एक बड़ा घर लेने की। अगर मैं दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से हम लोग बोलते हैं, जो हम अपने क्लाइंटों को एडवाइस करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे को ROI क्या आ रही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम है तो हम लोग बाय करने के लिए एडवाइस करते हैं। और अभी होम लोन वगैरह काफी डाउन लेवल पे है, तो ये भी एक अट्रैक्शन का वो बना कि आप EMI, रेंट की जगह EMI पे करो। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज है, इस जगह पे काफी लोगों ने, जो वर्क फ्रॉम होम का मॉडल है, और ज्यादातर MNC ने ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह भी दिया है कि ज्यादातर वो वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पे ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे लोग अपना एक घर देखना जहाँ पे वो सेटल डाउन हो सके, वो चीज के ऊपर ज्यादा सोचने लग गए हैं। तो इस वजह से वो एक होम बाय कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हम बाय क्यों करें, क्योंकि हमारी जॉब है, हो सकता है आज मुंबई में है, कल दिल्ली में, कभी बेंगलोर, हो सकता है अब्रॉड भी जाना पड़े। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया तो वो एक सेटल डाउन करने की कि हाँ एटलीस्ट सब वर्क फ्रॉम होम में अगर रहा तो हम एक जगह रह सकते हैं। प्लस EMI ऑब्वियसली कम हो रही है, काफी कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे वो मिल रहा है बेनिफिट, तो इसका भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वजह से काफी डिमांड बढ़ गई है घर की। और जो आप रेंज देख रहे हो, इस वजह से एक रीजन है, ये एक मेजर रीजन है। बाकी प्लानिंग तो देखिए सब लोग कर रखे हैं, हम लोगों ने सारे क्लाइंटों की हम करते हैं। इवन आजकल सब अवेयर है, जो यंग जनरेशन है वो पहले जाती है कि घर होना चाहिए। इसके अलावा जो फैमिली प्रेशर एक आया है इस बार, वो ये है कि जो पेरेंट्स लोग पहले घर को ज्यादा तवज्जो देते थे, यंग स्टार अब बीच में रेंट पे शिफ्ट होने लग गए थे कि क्यों अपना घर लें, क्यों इतनी लाइबिलिटी ले। लेकिन पेरेंट्स का भी अब प्रेशर आ गया कि नहीं, एक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप अपना एक घर तो बना ही लो पहले, कि आगे का फ्यूचर कुछ पता नहीं। अगर इस तरह की भारतीय का जीवन का सपना यही होता है कि सबसे पहले अपने लिए घर खरीदा जाए और अपने आप को सिक्योर किया जाए। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये तो मुंबई के सिनेरियो की हमने बात की है, लेकिन क्या देश के अन्य हिस्सों में भी हम इसी तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? क्या सभी जगह हम रियल एस्टेट में बूम आती हुई देख रहे हैं? सभी जगहों पे तो बूम नहीं आई है। बेसिकली पूरे इंडिया में हमने मिक्स्ड रिएक्शन देखा है। तो सिटीज लाइक पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर, इनमें ज्यादा बूम आया है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर लोग जो है वो किसी ना किसी सर्विस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, चाहे वो डायरेक्टली IT हो या IT रिलेटेड सॉफ्ट BPOs हो या फिर BFSI कंपनीज हो। तो जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, और ये जिन सिटीज का मैंने नाम लिया है, ज्यादातर इसमें लोग जो हैं वो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और
अगर एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में जो है इतना सेम जो हमने बाकी सिटीज में देखा उतना ग्रोथ हमने एनसीआर में नहीं देखा। तो काफी कुछ जो फैक्टर है वो इसका भी है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। किस तरह के घर खरीद रहे हैं अश्विन जी? अगर मैं ये समझ के चलूं कि अगर रियल एस्टेट की, अगर हम मुंबई के मार्केट की बात कर लें, कितने बड़े घर, कितने छोटे घर, किस तरह का टिकट साइज है, लोगों की रिक्वायरमेंट में क्या हमने तब्दीली आते हुए देखी है? प्री कोविड, पोस्ट कोविड की डिमांड जो है, क्या उसमें कुछ बदलाव है जो आप हाईलाइट कर सकेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए अभी हुआ क्या है, देयर इज अ सेइंग दैट वन इज दैट यू वांट अ होम एंड द अदर इज यू नीड अ होम। तो क्या हुआ है, कोविड के बाद नीड ऑफ अ होम बहुत बढ़ गई है। और नीड ऑफ अ होम इसलिए बढ़ी है क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आदमी सिर्फ घर में रहे और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि घर होना अपना और राइट साइजिंग ऑफ द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिमांड ये आई कि अगर मैं आपको बताऊं, पीपल हैव बीन लुकिंग एट वन एक्स्ट्रा रूम, कि एक रूम ऐसा होना चाहिए जिसको हम ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना काम कर सकते हैं। एंड उसी के कारण अपग्रेड्स भी बहुत हुए हैं। देखिए, दो तरह के बायर हैं जो इस समय बहुत एक्टिव हैं। पहला बायर है जो फर्स्ट टाइम बायर है। फर्स्ट टाइम बायर जिसने बोला था रेंट वर्सेस बाय की जो एनालिसिस करते रहते थे, बिकॉज घर खरीदना सिर्फ एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बहुत बड़ी इमोशनल ट्रांजैक्शन, एज वन ऑफ माय पैनलिस्ट सेड। एंड एक तो हो गया कि द फर्स्ट टाइम बायर विच इज वेरी बिग इन इंडिया, उसने घर खरीदना शुरू कर दिया और वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो वो फर्स्ट टाइम बायर 1 बेडरूम भी ले रहे थे, 2 बेडरूम भी ले रहे थे एज पर देयर फैमिली स्ट्रक्चर। एक जो बहुत बड़ा सेगमेंट उभर के आया वो था अपग्रेड का सेगमेंट, क्योंकि जो लोग बंबई के अंदर सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, तो अगर वो 2 रूम 2 BHK में भी थे, इवन इफ यू वर अ फैमिली ऑफ 5 to 6, वो चल जाता था। बट अब वो नहीं चल रहा था। तो जिस हिसाब से उनकी सेविंग्स हुई और जो रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया। 1 BHK वालों ने 2 BHK लिया, 2 BHK वालों ने 2 BHK प्लस स्टडी लिया। कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अलग अलग आ गई हैं। अगर अब आप मार्केट में जाएं तो आपको 1 BHK प्लस स्टडी भी मिलता है, 2 BHK भी मिलता है। 1 BHK प्लस स्टडी मींस you might have 2 rooms but you have 1 toilet, but 2 BHK means you have 2 rooms with 2 toilets. So lot of configuration change happened. तो configuration बदला, 2 BHK plus study आया, 3 BHK आया, 3 BHK plus study आया। डिजाइन के ऊपर लोगों ने बहुत काम किया, डेवलपर्स ने, और एक एक्स्ट्रा रूम देने की कोशिश की अपग्रेड वालों को। और ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम बायर था उसने अपना पहला घर खरीदा, जो भी उसके हिसाब से उसका बजट था। से एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, तो घर के अलावा क्या प्लॉट्स की भी डिमांड यहाँ पर बढ़ी है? क्या लोग जमीन भी खरीद रहे हैं, या केवल घरों में जहाँ पर वो रेडी टू मूव इन वाला जो सिनेरियो है वो ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेंड में? देखिए, जमीन का क्या है कि जमीन स्टिल लुक्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जमीन को लोगों ने रियल एस्टेट की, देखो, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, या फिर सप्लाई कंट्रोल्ड हो। प्लॉट्स पहले नहीं आ रहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। बट अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं बैंगलोर का। बैंगलोर के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर जितने भी लॉन्चेस किए हैं बड़े डेवलपर्स ने, वो सारी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। एंड वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 स्क्वायर फीट टू 6000 स्क्वायर फीट। सो 2 रीजन है प्लॉट आने के। एक देयर इज अ सेगमेंट जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर था, जो बिल्कुल गायब हो गया था, वो भी वापस आने लग गया, बिकॉज उस इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 1-1.5 साल में बहुत पैसा बना लिया है। तो अब वो जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, उस प्रॉफिट बुकिंग को वो एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में डालना चाहता है रियल एस्टेट में, जो प्लॉट है। बिकॉज प्लॉट इज जनरली अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन अ प्रॉपर्टी, बिकॉज इसी हिसाब से देखा जाता है जमीन को। और डेवलपर्स प्लॉट इसलिए लेके आए बिकॉज उनको कैश फ्लो के अंदर इजी था। इट इज अ फास्टर डेवलपमेंट, आप उसको लॉन्च जल्दी कर सकते हैं, आपका कैश फ्लो बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक दोनों तरफ से एक रिक्वायरमेंट बनी। और जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया पिछले 1-1.5 साल के अंदर, बिकॉज द स्टॉक मार्केट हैज गिवन रिटर्न्स पीपल टू द ट्यून ऑफ 100%, 50%, 75%, वो पैसा प्लॉटेड के अंदर गया है। तो आउटस्कर्ट्स के अंदर यस, काफी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आई हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स भी मिला है, स्पेशली व्हेन आई लुक एट बैंगलोर, बहुत अच्छा और पॉजिटिव मिला है। सुशील जी, आपकी जो पहली वाली पॉइंट थी, मैं उसी पर एक बार वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में एक ये भी मुद्दा है कि आगे चलकर
क्या रेंट पर रहना समझदारी का निर्णय होगा या अपने लिए आप घर खरीदे? देखिए, अगर हमेशा हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट से भी, अगर आप कंजम्पशन के लिहाज से लेना चाहते हैं तो घर जरूर खरीदें, लेकिन अगर आपको वो घर में रहना नहीं है तो आप रेंट पे रहिए। आप ईएमआई क्यों चुकाएंगे? लेकिन आज के दौर में क्योंकि समय बदल रहा है, हम एक महामारी से गुजर रहे हैं जिसका एक नया वेरिएंट भी हमारे सामने है जो हमें लगातार परेशान कर रहा है। आगे कब तक करेगा हमें नहीं पता। तो इतनी अनिश्चितता है इस माहौल में। अब ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से मैं घर लूं या मैं रेंट पर ही रहूं? तो हम लोग एडवाइस करते हैं तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि आप घर वहीं पे लीजिए जहां आप आगे रहने की प्लानिंग कर रहे हो आफ्टर रिटायरमेंट तक। क्योंकि आपका अगर मूवमेंट रहेगा तो घर की जो रिटर्न है, रेंटल इनकम अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 3 से 4% से ज्यादा नहीं होती है कहीं पे भी। किसी भी सिटी में आप देख लो, ऑलमोस्ट 3 से 4% की रेंटल इनकम होती है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको निवेश करें, जैसे कि मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या डायरेक्ट इक्विटी में। वहां से आप अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में गेन कर सकते हैं। तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको रहना कहाँ है। अगर आपका मूवमेंट रहेगा तो उस सिटी में आप फिर नहीं लेके रेंट पे रहना बेहतर होगा आपके लिए। और आप अपने पैसे को कहीं पे निवेश करके रखें ताकि बाद में फ्यूचर में जब जरूरत हो तो वो करें। अभी जैसे कहा कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यस, डेट का पार्ट है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमें यहाँ रहना है। और काफी काफी गोल्स अचीव हो गए हैं। जो फ्यूचर के जो 5 साल बाद में जो गोल अचीव होने थे मार्केट की वजह से, वो पहले ही अचीव हो चुके हैं वो अमाउंट। तो हमने जो SIPs कराई या जो इन्वेस्टमेंट्स कराए थे वो पहले आ गए, तो इसीलिए बाय कर रहे हैं घर। और मेरा यही कहना है, अगर आपको फिक्स कर लिया कि आपको इसी सिटी में आगे रहना है तो आप बाय कीजिए, अदरवाइज आप रेंट पे रहना ज्यादा समझदारी की बात होगी। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ना, ये कितना टिकाऊ है? अब क्योंकि एक तरह से हम बूम की बात कर रहे हैं, बहुत सालों की मंदी के बाद एक बार फिर से डेवलपर्स को, बिल्डर्स को और इनफैक्ट ग्राहकों को भी रियल एस्टेट में कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये आगे कितना टिकाऊ है? आप तमाम तरह के सर्वे करते हैं, कुछ निकल कर आया है? जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी मुंबई की खुद की बात करें तो क्योंकि इस महामारी में एक समय भी मिल गया काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्रेस होने के लिए। तो अगर हम देखें तो जहां जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच जाएगा ठीक से और हमें लगेगा कि वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, लिविंग सस्टेनेबल है, तो वहां पे हम देखेंगे कि डिमांड वहां पे बनी रहेगी, वहां पे स्कोप बना रहेगा और ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे। लेकिन जहां पे भी ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, जिस तरह हमने देखा था कि कुछ साल पहले बहुत सारे टाउनशिप्स आ गए, नॉट जस्ट एट इन द विसिनिटी और द पेरिफेरी, लेकिन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एनी सिटी। तो उसमें जो है पहले इनिशियली डेवलपर्स ने जो है अच्छे मार्केटिंग के थ्रू, अच्छे जो कॉन्सेप्ट से उनके थ्रू इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। लेकिन जैसे डिलीवरी होने लगी और लोग जाके रहने लगे, तो देखा कि नहीं, अभी तक यहाँ पे बाकी का डेवलपमेंट नहीं आया, तो कहीं पे वो थोड़ा बीच में जो है डिप आ जाता है। लेकिन अगर इसको सस्टेनेबल बनाए रखेंगे तो हम तो उस हिसाब से जो है हमने ये भी मेंशन किया गया था कि प्लॉट डेवलपमेंट्स नॉट जस्ट बैंगलोर, लेकिन बहुत सारी सिटीज हैं मुंबई छोड़ के जहाँ पे प्लॉट्स नहीं मिल सकते क्योंकि देयर इज अ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। लेकिन आप पूना बोले, हैदराबाद बोले, चेन्नई बोले, इवन टियर 2 टियर 3 सिटीज लाइक लखनऊ, जयपुर, इन सब में भी जो है प्लॉट्स की डिमांड काफी बड़ी है। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है, रियल एस्टेट मार्केट जो है, इट इज डेफिनेटली सस्टेनेबल। ओनली थिंग इज कि उसमें जो है देयर हैज टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज टू गो हैंड इन हैंड। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरे सेक्टर में डिमांड और बढ़े, अश्विन जी, किस तरह के कदम और उठाने की ज़रूरत है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को? क्या आपके एनालिसिस के मुताबिक जो अभी डिमांड दिखाई दे रही है वो आगे और 5-6 साल टिकेगी? देखिए, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के जो स्टेप्स ये पहले ही ले चुके हैं, मैं काफी बोलता हूँ कि दे हैव बीन वेरी अजाइल। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली स्टेप्स लिए हैं। जैसे स्टैंप ड्यूटी कट आज तक नहीं हुआ था, अब वो लगता छोटा है बट एक बहुत बड़ा कदम था। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होना शुरू हो गया है। अब देखिए, जैसे नोएडा के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है, बाकी जगह एयरपोर्ट के आसपास, जस्ट लुक एट अ सिटी लाइक मोहाली, जहां पर पिछले 1-1.5 साल में जो चीज
30,000 रुपए गज थी, आज वो 70,000 रुपए गज है। तो देयर आर मार्केट्स, बिकॉज वहां पर एयरपोर्ट आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, पूरा आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहां पर आ गए। सो केंद्र सरकारों को एक ही चीज करनी है कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस चाहिए, टैक्सेस थोड़े सिंपल रहें, और इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास का जो ड्रेनेज है, जो बाकी इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती रहे, बिकॉज पानी की दिक्कत आएगी जब ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, तो पानी की दिक्कत आती है, जो हमने गुड़गांव में देखा। देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट वाज देयर, दैट द रेजिडेंट्स वर फेसिंग अबाउट वाटर। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती रहे, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी होती रहे, थोड़ी टेक्नोलॉजी की यूज हो, इन टर्म्स ऑफ IoT, लोगों का बाइंग बिहेवियर क्या है, कौन सी माइक्रो मार्केट में क्या रेट होना चाहिए, सर्कल रेट्स क्या होने चाहिए, अगर ये लोग अजाइल तरीके से जो करते आए हैं उसको अच्छा और तरीके से करें, थोड़ा कॉर्पोरेटाइज थिंकिंग करें, तो ये जो डिमांड है ये सस्टेन्ड रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, जो फर्स्ट टाइम बायर है, जो नहीं आ रहा था 2 साल पहले, वो आ गया है। और फर्स्ट टाइम बायर इतना बड़ा है इंडिया का, अक्रॉस टियर 8, टियर 2, टियर 3 सिटीज, कि अगर हम उनकी, मेरे हिसाब से उसकी डिमांड इन इटसेल्फ इज सच दैट हमारे को डेवलपर्स को अब सप्लाई की तरफ देखना होगा। क्योंकि अभी जो निकला है वो रेडी इन्वेंट्री निकली है, हाँ। और अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी बिकना शुरू हुआ है, डेवलपर क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। सो डेवलपर्स को अपना रोल प्ले करना है फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। ओपन स्पेसेस बहुत जरूरी हैं, बिकॉज कस्टमर आजकल घर के अंदर क्या है वो भी देखता है, और घर के बाहर क्या है वो भी देखता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कस्टमर्स आर ऑल्सो लुकिंग एट इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स। तो आपको सरकार के साथ मिलकर, अब सरकार डेवलपर को क्या बेनिफिट देती है कि अगर आप इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स करो, ग्रीन बिल्डिंग्स करो, ग्रीन बिल्डिंग करने पे अगर उनको वो थोड़ा FAR ज्यादा देते हैं, तो डेवलपर ग्रीन बिल्डिंग कर सकते हैं, जिससे सनलाइट अच्छा आएगा। सो काफी चीजें हो रही हैं और बाकी होती रहेंगी, बट डिमांड इज सस्टेनेबल। मुझे लगता है नेक्स्ट 10 years आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट बाजार में एक बार फिर से बाहर आती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि साथ साथ में समय बदल रहा है, ग्राहक बदल रहा है, और साथ ही उनकी डिमांड्स भी बदल रही हैं। तो किस तरह से उनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा, किस हद तक पूरा किया जाएगा, इस पर अब बड़ा सवाल है, जो कि हम आने वाले वक्त में ही समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमरिस्ट किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।